तो आज हम बात करने जा रहे हैं उस साम्राज्य की जिसने पहली बार बिखरे हुए भारत को एक साथ जोड़ा और भारत की पहली महाशक्ति को जन्म दिया। जी हां, ये कहानी है मौर्य राजवंश की, जिसने लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर एक छत्र राज किया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? कैसे एक आम नौजवान और एक बुद्धिमान आचार्य ने उस समय के सबसे ताकतवर नंद राजवंश को उखाड़ फेंका और इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। देखिए, हर बड़ी क्रांति के पीछे एक जबरदस्त सोच होती है और मौर्य साम्राज्य के पीछे सोच थी आचार्य चाणक्य की, और इस सोच को हकीकत में बदलने का जुनून था उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य में। उनका मकसद सिर्फ एक राजा को हटाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी शासन व्यवस्था बनाना था जो अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर चले, मतलब एक मजबूत, सेंट्रलाइज्ड और कुशल राज्य। और फिर हालात ने ऐसी करवट ली कि सब कुछ बहुत तेजी से बदला। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मौत से उत्तर पश्चिम भारत में एक पावर वैक्यूम बन गया। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने इसी मौके का फायदा उठाया। 322 ईसा पूर्व में नंदों का तख्ता पलट कर दिया और कुछ ही सालों के अंदर सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर को भी हरा दिया। यह सिर्फ किस्मत का खेल नहीं था, यह एक सोची समझी बेहतरीन रणनीति का नतीजा था। चलिए अब जरा बात करते हैं इस साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की। उनकी महानता सिर्फ जंग जीतने में नहीं थी, बल्कि जीती हुई जमीन को एक राष्ट्र में बदलने की उनकी कला में थी। सेल्यूकस पर जो जीत मिली थी वो एक सैन्य जीत से कहीं बढ़कर थी। ये चाणक्य की कूटनीति का एक शानदार नमूना था। संधि के जरिए बिना और खून बहाए मौर्य साम्राज्य की सीमाएं आज के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैल गईं। इससे साफ पता चलता है कि मौर्य सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि दिमाग से भी साम्राज्य चला रहे थे। जरा इस साम्राज्य के फैलाव पर एक नजर डालिए। पश्चिम में ईरान की सरहदों से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक। ये नक्शा दिखाता है कि चंद्रगुप्त ने उस सपने को सच कर दिखाया था जिसके बारे में पहले शायद ही किसी ने सोचा हो, एक अखंड भारत का सपना। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार ने यह साबित कर दिया कि यह साम्राज्य किसी एक इंसान पर टिका नहीं था। उन्होंने न सिर्फ इस विशाल विरासत को बखूबी संभाला, बल्कि अमित्र घात की उपाधि भी हासिल की, जिसका मतलब है दुश्मनों का नाश करने वाला, और साम्राज्य को दक्षिण की ओर और फैलाया। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली और सबसे मशहूर सम्राट अशोक का दौर शुरू होता है। एक ऐसा शासक जिसके जीवन में एक युद्ध ने ऐसा तूफान खड़ा किया जिसने न सिर्फ उसका दिल बदला बल्कि पूरे साम्राज्य की आत्मा ही बदल दी। वो तूफान था कलिंग का युद्ध। ये मौर्य साम्राज्य की सबसे बड़ी सैन्य जीतों में से एक थी, लेकिन इसी जीत के खून से सने मैदान में अशोक को एक भयानक हकीकत का सामना करना पड़ा। जरा इस संख्या पर गौर कीजिए, 1 लाख से ज्यादा मौतें। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस तबाही का सबूत है जिसने सम्राट अशोक को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उनकी जीत का जश्न मातम में तब्दील हो गया था। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये खुद अशोक के शब्दों में उनका कबूलनामा है। अपने शिलालेखों में उन्होंने दुनिया को बताया कि कलिंग को जीतने के बाद उन्हें कितना गहरा, कितना ज्यादा पछतावा हो रहा है। सोचिए, इतिहास में शायद ये पहली बार था कि किसी सम्राट ने अपनी ही जीत पर खुलेआम अफसोस जाहिर किया हो। और यहीं से एक क्रांतिकारी विचार ने जन्म लिया। अशोक ने दिग्विजय यानी शस्त्र से जीतने की नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया और धम्म विजय का रास्ता अपनाया, यानी धर्म, प्रेम और नैतिकता से दिलों को जीतने का रास्ता। यह सिर्फ उनका व्यक्तिगत बदलाव नहीं था, यह मौर्य साम्राज्य की पूरी विदेश नीति में एक जबरदस्त बदलाव था। लेकिन एक मिनट के लिए रुकते हैं। इतना बड़ा साम्राज्य, इतने सारे लोग, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां, आखिर ये सब एक साथ चलता कैसे था? वो कौन सा सिस्टम था जो इस महाशक्ति को एक धागे में पिरोए हुए था? इसका जवाब है एक बेहद कुशल और व्यवस्थित एडमिनिस्ट्रेशन। राजकुमारों से लेकर गांव के मुखिया तक हर किसी की भूमिका और जिम्मेदारी बिल्कुल साफ साफ तय थी। ये कोई बिखरी हुई व्यवस्था नहीं थी, बल्कि एक आधुनिक सरकार की तरह काम करने वाला ढांचा था जो सीधे सम्राट को जवाब देता था। तो ये ढांचा था कैसा? देखिए, पूरे साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, प्रांतों को जिलों में और जिलों को गांवों के समूह में। इस मल्टी लेयर्ड सिस्टम की वजह से पाटलिपुत्र में बैठा सम्राट साम्राज्य के दूर दराज के गांवों तक पर सीधा कंट्रोल रख सकता था।
ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही एडवांस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल था। और हाँ, इस कंट्रोल को बनाए रखने का सबसे बड़ा सीक्रेट हथियार था गुप्तचरों का एक विशाल नेटवर्क। ये जासूस सिर्फ दुश्मनों की खबर ही नहीं लाते थे, बल्कि वो साम्राज्य की नस नस में फैलकर प्रशासन के कामकाज और जनता के मूड का हाल भी सम्राट तक पहुंचाते थे। एक तरह से ये साम्राज्य का नर्वस सिस्टम था। लेकिन प्रशासन अपनी जगह, उस सैन्य शक्ति को कैसे भूल सकते हैं जिसने इस साम्राज्य की नींव रखी थी। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, जो खुद चंद्रगुप्त के दरबार में थे, वो मौर्य सेना का आकार देखकर हैरान रह गए थे। और ये आंकड़े मेगास्थनीज की हैरानी को सही साबित करते हैं। 6 लाख पैदल सैनिक, 50,000 घुड़सवार, 9,000 जंगी हाथी। ये उस समय दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक थी। और इसी सेना ने भारत को विदेशी हमलावरों से सालों तक महफूज रखा था। लेकिन कहते हैं ना, इतिहास का नियम है, जो उगता है वो ढलता भी है। मौर्य साम्राज्य, जो अपनी बुलंदी पर इतना मजबूत और विशाल दिखाई देता था, आखिरकार बिखरने लगा। और इस साम्राज्य का अंत भी उसके उदय की तरह ही काफी नाटकीय था। 185 ईसा पूर्व में आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ को उसी के अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने पूरी सेना के सामने ही मार डाला। और इसी के साथ 137 साल के शानदार मौर्य युग का अंत हो गया। पर सवाल है, ऐसा हुआ क्यों? इतिहासकार मानते हैं कि इसके पीछे कोई एक कारण नहीं था। अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी आए वो कमजोर थे। वो इतने बड़े सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल ही नहीं पाए। ऊपर से धर्म के प्रचार और लोक कल्याण पर हुए भारी खर्च ने खजाना खाली कर दिया था। और फिर प्रांतीय शासकों ने बगावत करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे साम्राज्य की नींव कमजोर होती चली गई। और ये सब हमें इतिहास के एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या अशोक की शांति और अहिंसा की महान नीति ने ही अनजाने में साम्राज्य की सैन्य ताकत को कमजोर कर दिया था? क्या धम्म विजय की नीति ही दिग्विजय के अंत का कारण बनी? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब आज भी इतिहास के गलियारों में गूंजता है।